नमस्कार, युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कुछ खेल जहां शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं तो वहीं कुछ मानसिक स्वास्थ्य को। उन्हीं में से एक है शतरंज का खेल, जिसे हम सभी खेलते हैं, लेकिन ये एक दिमाग का खेल है जिसे रणनीति और कौशल का खेल माना जाता है। बहुत से युवा इस खेल के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में द्वीप समूह के बहुत से बच्चे इसमें अपना विशेष स्थान बनाना चाह रहे हैं। उन्हीं में से एक उभरते सितारे वी यशवंत से आज हम आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने हाल ही में एरिना फिडे मास्टर टाइटल अपने नाम किया है। तो यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में और बहुत सारी मुबारकबाद जो आपने ये टाइटल जीता। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो एरिना फिडे मास्टर का जो टाइटल है ये क्या है? एरिना फिडे मास्टर का जो है टाइटल है, AFM का मीनिंग होता है एरिना फिडे मास्टर। तो इसके लिए जो है हमें खेलना पड़ता है ऑनलाइन में और हमें अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है स्विस टूर्नामेंट्स में। और ये जो है हम कहीं भी कुछ भी टूर्नामेंट खेलते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो हमारे नाम का आगे जो है ये टाइटल लगता है AFM। अच्छा। और इस टाइटल को अचीव करने के लिए हमें ऑनलाइन में स्विस टूर्नामेंट्स या रैंडम प्लेयर्स से खेलना होता है। तो कैसे आपने पता किया, कब आपको पता चला कि ये AFM टाइटल जैसी भी कोई चीज़ होती है और इसे लगाने के कोई फ़ायदे हैं? मैंने जब अपना पहला नेशनल्स खेला था गुजरात के अहमदाबाद में, तब मैंने देखा कि बहुत से प्लेयर्स के आगे जो है AFM, AGM, AIM के तरह तरह के टाइटल्स लगा हुआ था। तो मैंने गूगल सर्च किया कि ये टाइटल्स का मीनिंग क्या है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि इसे कैसे अचीव करते हैं। तो मैंने भी उसे ट्राई किया, उसे अचीव करने का। यहाँ लिखा था कि इसके लिए आपको खेलना पड़ता है फिडे ऑनलाइन एरिना जैसे एक वेबसाइट में। तो मैंने भी उस वेबसाइट में खेला। अच्छा, तो वेबसाइट में जाने का तरीका क्या होता है? उसके लिए जो है हमें fideonlinearena.com जो है हमें टाइप करना पड़ता है क्रोम में। तो हमें जो है उसे टाइप करने के बाद ऊपर आता है 4A चेस, तो उसमें जाके हमें रजिस्टर करना पड़ता है उसके लिए। चेस के बारे में हम आपसे आगे जानेंगे। उससे पहले बताइए, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं और फैमिली में कौन कौन है? मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और मेरे पापा का नाम वी ईश्वर राव है। मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और मेरे मम्मी का नाम वी राजेश्वरी है। मेरे मम्मी एक टीचर है। अच्छा, तो चेस खेलने की जो शुरुआत है वो कब हुई? मैं जब क्लास 4th में था 2018 में, तब मैं जंगली घाट के चेस क्लास गया करता था। मेरे मम्मी ने मुझे ज्वाइन किया था उस चेस क्लास में। तो तब से मैं चेस खेला करता हूँ। तो ये बचपन से इंटरेस्ट रहा या फिर मम्मी ने ऐसे ही डाल दिया चेस खेलने के लिए? बचपन से मैं चेस खेलता था, लेकिन एक दिन जो है मेरे मम्मी ने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था चेस क्लासेस के बारे में। तो मेरे मम्मी ने मेरे पापा को कहा कि चलो इसको ज्वाइन करते हैं। तो मेरे मम्मी ने मुझे ज्वाइन किया चेस क्लास में। अच्छा, तो अभी तक की क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट किया आपने, और जो ऑफिशियल एंट्री होती है इसमें उसके लिए क्या करना होता है? हाल ही में मैंने यहाँ पे अंडर 15 का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने भाग लिया और मैंने टॉप 7 के रैंक स्कोर किया। और उससे पहले मैंने अंडर 15 का सिलेक्शन लास्ट ईयर खेला था, उसमें मैंने टॉप 4 आया था और मैं दिल्ली के लिए सेलेक्ट हुआ था। और उसी वक्त मैंने अंडर 13 का भी सिलेक्शन खेला था, उसमें भी मैंने खेला था। और ऑफिशियल एंट्री के लिए जो है हमें यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो है एक सिलेक्शन टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जो हमें टॉप 2 या टॉप 4 आना पड़ता है अगर हमें कहीं भी बाहर नेशनल्स खेलने जाना होता है। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप नेशनल के लिए भी खेले हैं, तो यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र होता है, यहाँ से वहाँ तक जाने का, नेशनल खेलने का जो सफ़र है, वो टूर्नामेंट कैसे खेला आपने? मैंने जब फर्स्ट अपना टूर्नामेंट खेला था गुजरात के अहमदाबाद में, तब मैं यहाँ से अहमदाबाद पहुँचा। तो मैंने वहाँ पे अपना पहला टूर्नामेंट खेला और मैं वहाँ पे 5 to 6 रेटेड प्लेयर से मैंने खेला। उसमें मैंने 1 विन किया और 2 ड्रॉ किया रेटेड के अगेंस्ट। तो उसके बाद मैंने ओडिशा में भी खेला था, भुवनेश्वर में नेशनल स्कूल्स अंडर 13। उसमें भी मैंने टोटल 9 राउंड्स खेला था। उसमें मैंने 9 राउंड्स खेला और मुझे 9 के 9 राउंड्स जो है रेटेड प्लेयर मिले थे। तो मैंने 4 विन्स किया रेटेड के अगेंस्ट और 2 ड्रॉस किया। तो मैं 9 में 5 पॉइंट स्कोर कर पाया और
लास्ट में फाइनल रैंकिंग में 56 रैंक में आया था। और उसके बाद मैं अंडर 15 खेला था नेशनल्स, यहाँ पे सेलेक्ट होके मैं अंडर 15 खेलने दिल्ली गया था। दिल्ली में भी मैंने खेला, अंडर 13 खेला था पौंडीचेरी में, और कैंडमिक चेस कार्निवल खेला था केरला में। और केरला में मैंने 3 टूर्नामेंट खेले, रैपिड, ब्लिट्स और क्लासिकल और बिलो 1600। और उसके बाद मैंने पुणे में भी खेला, और हाल ही में मैंने यहाँ पे फर्स्ट एवर फेडरेटेड टूर्नामेंट हुआ था अंडमान में, उस टूर्नामेंट को भी मैंने अटेंड किया। अच्छा, आपने बीच में बताया रेटिंग की आपने बात कही, तो ये रेटिंग क्या होता है, और साथ ही बताइए कि जो ऑनलाइन रेटिंग है और ऑफलाइन रेटिंग, ये क्या होती है? रेटिंग जो है एक प्लेयर का रैंक बताता है कि वो कितना लेवल में है वो प्लेयर। तो रेटिंग जो है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन रेटिंग के लिए जो है हमें फिडे ऑनलाइन एरिना के वेबसाइट में हमें खेलना पड़ता है, और इसमें जो है रेटिंग स्टार्टिंग रेटिंग जो है 1000 रहता है, 1000 से प्लस 1000 प्लस। और इसमें तरह तरह के टाइटल्स भी रहते हैं, मतलब इतना हम मिलने के बाद हम लोग को टाइटल्स भी मिलता है। और साथ ही साथ ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में भी सेम सिस्टम है। ऑफलाइन में भी जो है 1000 से स्टार्ट होता है, रेटिंग का सिस्टम जो है 1000 से चलता है। और मेरा अभी इंटरनेशनल फीडर रेटिंग है 1318, तो इसमें भी सेम है। इसमें भी तरह तरह के टाइटल्स होते हैं, जैसे CM, FM। तो ये जैसे आपने बताया कि जो रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक होती है, वो टाइटल आपको मिलता है? जी, रेटिंग के हिसाब से जो है हमें तरह तरह के टाइटल्स मिलता है। जैसे अगर हम 2200 लिए तो CM का टाइटल मिलता है हमें। अच्छा। और अगर हम 2300 लिए तो हमें FM का टाइटल मिलता है। और 2400 रेटिंग चाहिए होता है IM के लिए, और 3 IM नॉर्म्स लेना पड़ता है हमें। 3 IM के अगेंस्ट जीतना पड़ता है, या कोई IM जो नॉर्म के टूर्नामेंट होता है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और 2500 to 2700 के बीच में हमारा रेटिंग रहना चाहिए ग्रैंड मास्टर के टाइटल के लिए, और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स रहना चाहिए। अच्छा। और साथ ही साथ ऑनलाइन के भी टाइटल्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन में जो है हमें ACM मिलता है 1100 प्लस रेटिंग रहने से। बुलेट में 150 गेम्स, या ब्लिट्स 100 गेम्स, या रैपिड में 50 गेम्स। कोई तीनों वेरिएंट में कोई एक वेरिएंट में हमें खेलने से हमें जो है इस टाइटल मिल जाता है। और मैंने भी इसी 1400 प्लस रेटिंग लिया था 150 गेम्स खेल के। उसी तरह मुझे AFM का टाइटल भी मिला। तो जैसे भी आपने बताया ये रैपिड, ब्लिट्स, ये क्या है? रैपिड, ब्लिट्स और क्लासिकल जो है चेस में एक 3 तरह का ऐसा वेरिएंट है जिसमें इसमें ऐसा कहलाता है कि चेस में जो क्लासिकल होता है, पहला बात क्लासिकल में जो है 90 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स इंक्रीमेंट का होता है पर मूव। तो हम दोनों अपोनेंट को जो है 90 मिनट्स दिया जाता है और 30 सेकेंड्स इंक्रीमेंट। अगर हम एक मूव चले तो हमें 30 सेकेंड्स इंक्रीमेंट होता है हमारे टाइमिंग में, और अपोनेंट का भी सेम होता है। और दूसरे तरफ है रैपिड में जो है मेनली 15 मिनट्स प्लस 10 सेकेंड्स इंक्रीमेंट का होता है। इसमें भी 15 मिनट्स दिया जाता है दोनों साइड के अपोनेंट्स को। ये थोड़ा हमें स्पीड खेलना पड़ता है। अच्छा। और इसमें जो है पर मूव के लिए 10 सेकेंड्स इंक्रीमेंट होता है। और दूसरी तरफ है ब्लिट्स में जो है हमें 3 मिनट्स दिया जाता है, हमारे अपोनेंट और मुझे 3 मिनट्स दिया जाता है। तो इसमें पर मूव 2 सेकेंड्स इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही तो ये तो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन रेटिंग की बात की। अगर इंटरनेशनल रेटिंग पे खेला जाए तो उसके लिए क्या करना होता है? इंटरनेशनल रेटिंग के लिए हमें इंटरनेशनल फेडरेटेड टूर्नामेंट खेलना होता है, और हमें रेटेड प्लेयर के अगेंस्ट वो फेडरेटेड टूर्नामेंट होना चाहिए, और रेटेड के अगेंस्ट हमें 50% स्कोर करना चाहिए। एटलीस्ट हमें 5 गेम्स रेटेड से खेलना चाहिए और 50% हमें स्कोर करना चाहिए रेटेड के अगेंस्ट, तभी हमारा इंटरनेशनल रेटिंग हम ओपन कर सकते हैं। अच्छा, जो पोर्ट ब्लेयर में पहले जो ये फिडे टूर्नामेंट जो हुआ था, फिडे रेटिंग टूर्नामेंट जो हुआ था, उसके बारे में बताइए। पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में एक फेडरेटेड टूर्नामेंट हुआ था अगस्त 11 to अगस्त 15 2023। तो यहाँ पे टोटल 160 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करे थे। बहुत सारे बाहर से भी प्लेयर्स आए थे और 50 प्लस फेडरेटेड प्लेयर्स भी थे। और इसमें जो है अंडमान से जो है 10 यंग प्लेयर्स जो है रेटिंग ओपन कर पाए। आपने बताया कि आप तो चेस खेलते हैं, तो जो बच्चे चेस में आना चाहते हैं,
जो बच्चे खेलना चाहते हैं, तो वो कहाँ से शुरुआत करें इसकी? तो किसी को भी अगर चेस खेलना होता है तो लीचेस का एक वेबसाइट है, लीचेस या chess.com या फिडे ऑनलाइन एरिना, 3 वेबसाइट है। उसमें जो है बिगनर्स को जो है उसमें दिखाता है कि प्रैक्टिस रहता है और स्टडी रहता है और पजल्स रहता है। मोस्टली जो है फर्स्ट उसमें एक ऑप्शंस रहता है, जैसे प्रैक्टिस, स्टडी और बहुत सारे तरह तरह के रहते हैं। तो उसमें हमें जाके प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे रुक एंड गेम, क्वीन एंड गेम जैसे। तो उसमें जाके हमें देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि पीसेस कहाँ मूव करते हैं। उसमें ऊपर दिखाता है ऑप्शन, पीसेस कहाँ मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं करके, उसी में जाकर हमें करना चाहिए। और उसमें हमें टूर्नामेंट्स भी मिलते हैं लीचेस या chess.com में टूर्नामेंट्स, और हमारे उसमें भी रेटिंग, जीतने से रेटिंग प्लस होता है और हारने से हमारा रेटिंग माइनस भी होता है। और उसमें पजल्स भी मोस्टली करना चाहिए। जितने भी प्लेयर्स हैं सबको पजल्स जो है इम्पोर्टेंट है करने के लिए। पजल्स करने से जो है हमारा कैलकुलेशन लेवल जो है बढ़ता है। अच्छा, तो अभी का जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें बच्चे जो है अक्सर इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, तो उसमें आपने चेस को चुना है, तो क्या लगता है चेस खेलने के क्या फ़ायदे हैं? चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर हम चेस खेलते हैं तो हमारा फोकस लेवल बढ़ता है और हमारा याददाश्त बढ़ता है और हमारे दिमाग का जो एक्सरसाइज हो जाता है। हमारा जो कांस्टेंट रहते हैं जी, कैलकुलेशन लेवल भी बढ़ता है। जैसे हमें मैथ्स सब करने में हमें हेल्प मिलता है। तो कंसंट्रेशन कितना ज़रूरी है जब आप किसी के साथ खेलते हैं, जब कोई प्लेयर आपके सामने होता है, तो उस समय जो कंसंट्रेशन है वो कितना ज़रूरी होता है किसी चीज़ को फोकस करने के लिए, जीतने के लिए? कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें 90 मिनट्स दिया जाता है, 90 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स इंक्रीमेंट। तो हमें कैलकुलेशन भी साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक ही जगह बैठ के हमें खेलना चाहिए और हमें पूरा बोर्ड को एनालाइज करना चाहिए। फोकस कैलकुलेशन जो है हमारा जो कंसंट्रेशन को एक जगह रखता है और हमें कभी भी हम कुछ भी मैचेस जो है कुछ भी खेलते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ हमें खेलना चाहिए। तो आगे करियर का क्या प्लान है आपका? मैं आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, साथ ही साथ एक चेस ग्रैंड मास्टर भी बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, प्रायोरिटी आप किसको देंगे? चेस को ही दूंगा। बच्चों के साथ मिलते हैं, बाहर जा कर के लोगों के साथ खेलते हैं, तो कैसा लगता है जब आप बाकी बच्चों से मिलते हैं? तो कहीं लगता है कि ये डर होता है कि हम हार जाएंगे, या मन में ये उम्मीद रहती है कि नहीं हम तो जीतेंगे ही? मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका, वो घटता है या बढ़ता है? टूर्नामेंट में बहुत सारे प्लेयर्स से मैं अगर मिलता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसे कहते हैं कि तुम जीत नहीं पाओगे, और मैं भी नर्वस हो जाता था। लेकिन जब मेरा मैच स्टार्ट होता था तो मैं अपना आप से जो है आ जाता था। कोई कोई डराते थे कि तुम ये मैच हार जाओगे, वो सब कह के, और कोई कोई है जो एंकरेज भी करते थे कि उन लोग बता देते कि क्या खेलना है, आप कहाँ मिस्टेक करे हैं। और अगर हम उन लोग आके मेरे साथ खेलते थे उन लोग, और उन लोग अगर हम ओपनिंग खेला जाता तो उन लोग भी मेरे साथ खेलते थे। तो उसमें हम कुछ भी गलती करा था तो वे हमें बोल देते थे कि मुझे यहाँ गलती है, नेक्स्ट मैच में आप कुछ भी खेलते हैं तो इस गलती को आप सुधार दीजिए। अभी आप आइलैंड से 1300 प्लस रेटिंग के जो प्लेयर हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आइलैंड से 1300 प्लस रेटिंग से हूँ। तो रेटिंग जो है मेरा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। जीतने से जो है हमारा प्लस होता है और हारने से जो है हमारा माइनस होता है। और मेरा रेटिंग जो है, मैंने इस अंडमान में जो टूर्नामेंट खेला था इसमें मैंने अपना रेटिंग इम्प्रूव कर पाया 1000 to 1300। और इसमें जो है हमारा जो रेटिंग जो है माइनस भी होता है, लेकिन माइनस होने से जो है मतलब नर्वस होकर खेलना नहीं चाहिए। इसके लिए जो है हमें और अच्छे से खेलना चाहिए ना। अगर हम रेटिंग माइनस हुआ है तो भी प्लस कर सकते हैं हम। तो इस खेल की कुछ सीमा होगी, कुछ समय निर्धारित होगा, कोई टाइम पीरियड मिलता होगा, कुछ गाइडलाइंस होंगी। तो जब आप एक गेम में बैठते हैं, खेलते हैं, तो क्या किस गाइडलाइंस के ज़रिए आपको खेलना होता है? क्या चीज़ें उसमें करनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी होती? कोई टाइम का बाउंडेशन होता है कि ये गेम जो है इतने पीरियड में ख़त्म करना है? क्लासिकल टाइम कंट्रोल में जो है हमारा फोकस जो है चेस बोर्ड में रखना चाहिए। और क्लासिकल में हमें 90 मिनट्स दिया जाता है। तो इसमें हमें
जितने भी गेम्स है 4 आवर्स टू 4.5 आवर्स तक ख़त्म हो जाता है गेम। और रैपिड और ब्लिट्ज में जो है हमें थोड़ा जल्दी खेलना चाहिए बिकॉज ऑफ टाइम। तो जैसे बाकी गेम्स में होते हैं ना कि पहले ब्लॉक लेवल पे खेला जाता है, फिर हम नेशनल लेवल पे जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, फिर उसमें से लोग जो फर्स्ट सेकंड आते हैं या रनर अप रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे होता है? इसमें जो स्कोरिंग की जाती है या रेटिंग की जाती है, कैसे की जाती है? इसमें जो है हमारा जितना भी मतलब टीम जो होती है, आप एक टीम में खेलते हैं या 2 ही प्लेयर खेलते हैं या ग्रुप्स में खेला जाता है, कैसे होता है इसका खेल? इसका खेल जो है यहाँ से अगर हम खेलते हैं तो यहाँ में हमें स्टेट लेवल में खिलाया जाता है। अगर स्टेट लेवल में जो भी टॉप 4 या टॉप 2 आता है तो यहाँ से उन्हें नेशनल्स भेजते हैं। और नेशनल में नेशनल टीम्स भी होता है टूर्नामेंट्स में। टीम्स जो है एक साल में एक बार ही होता है। तो मोस्टली जो है नेशनल अंडर 15, अंडर 19 या अंडर 11, अंडर 9 उसी तरह होता है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करके वहाँ पे भेजा जाता है और यहाँ पे हमें नॉर्मली टॉप 4 टॉप 2 से सेलेक्ट करके भेजा जाता है। तो जब आप यहाँ से किसी टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते हैं तो आपको अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, अपनी पढ़ाई का नुकसान करना पड़ता है। तो जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं? जब मैं यहाँ से बाहर कहीं नेशनल में खेलने जाना चाहता हूँ यहाँ से सेलेक्ट होके, तो यहाँ से मैं वहाँ पे मैच ख़त्म हो जाता था मेरा और मैं देखता था, एनालाइज़ करता था रात को। जैसे मैं अपने रूम आ जाता था तो मैं एनालाइज़ करता था मैंने कहाँ मिस्टेक करा है, कहाँ ब्लेंडर करा है। और मैं एनालाइज एक 2 to 3 आवर्स करता था। फिर मैं मेरे स्कूल फ्रेंड्स को कॉल करता था और मैं उन्हें नोट्स पूछता था और मैं कहता था कि आज क्या पढ़ाई हुआ है मैम, आज कितना पढ़ाई है। तो मैं कहता था कि मुझे ये भेज दो, क्या कुछ भी पढ़ाई होने से मेरे से बोल दो। तो उन लोग भी मुझे बोल देते थे। तो मैं तुरंत उसी टाइम जो भी मैम पढ़ाया होती थी तो उसी टाइम मैं पढ़ लेता था। तो ऐसे आप अपनी पढ़ाई को बैलेंस करते हैं। जी। तो अब जब भी आपने खेला तो कोई ऐसा मोमेंट याद है कि जो आपको लगा हो कि नहीं यहाँ तो मैं हार ही जाऊँगा? कोई टफ स्टेज कोई रही होगी आपके लाइफ में जो अभी तक गेम आपने खेला है? जी, मैं जब अनरेटेड प्लेयर था तब मैंने उड़ीसा में खेला था, भुवनेश्वर में। तो मैं वहाँ पे अपना 4th राउंड खेला था उड़ीसा के एक प्लेयर से। तो मैं वहाँ पे हारने वाला पोजीशन में था, लेकिन मेरे अपोनेंट ने एक ब्लंडर करा, उस कारण मैं उस गेम को जीत पाया। और मेरे तरफ जो है गेम एडवांटेज हो गया था मेरे तरफ से। मेरा पास पीसेस भी ज़्यादा था तो मैं उस गेम में जीत पाया। और दिल्ली में भी मैंने खेला था। दिल्ली में जब मैं खेला था तो वहाँ पे मैंने अपना पहला राउंड खेला था 1600 के प्लेयर के साथ। तो मैंने उस गेम, मेरा वो विनिंग मैच था, लेकिन मैंने एक ब्लंडर किया तो गेम जो है ड्रॉ में पलट गया। ड्रॉ आ गया तो गेम ड्रॉ हो गया। वो भी मेरा एक टफ स्टेज था। वो गेम मैंने 4.5 आवर्स खेला वहाँ पे। अच्छा, तो ये नेशनल लेवल पर आपने खेला था? जी, अंडर 15 नेशनल्स। तो अभी तक आप कौन कौन से स्टेट पे जा चुके हैं? अभी आपने बताया उड़ीसा आप गए हैं, दिल्ली जा चुके हैं, इसके अलावा? मैंने गुजरात में खेला है अपना पहला नेशनल्स अंडर 14, नेशनल अंडर 14। और उसके बाद उड़ीसा में अंडर 13, फिर अंडर 15 दिल्ली में, फिर पौंडीचेरी में अंडर 13 ओपन कैटेगरी से। और कैंडेमिक चेस कार्निवल केरला में हुआ था, तिरुवनंतपुरम में। वहाँ पे मैंने रैपिड खेला था, ब्लिट्ज खेला था और बिलो 1600 खेला था। और उसके बाद मैंने पुणे में भी खेला था, पुणे महाराष्ट्र में। और उसके बाद हाल ही में मैंने यहाँ पे अंडमान में खेला था टूर्नामेंट। तो इतनी जगह आपने खेला, कौन सी जगह आपको लगी कि यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है, और कौन सी जगह ऐसी लगी कि कहाँ के बच्चों से मिलके ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से तो मैं जीत के ही आऊँगा? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पौंडीचेरी में बहुत कम हो गया था। वहाँ पे मैं क्या देखा ऐसा बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया? वहाँ पे जो है जितने भी प्लेयर्स जो थे, प्लेयर्स हमसे खेलते थे, और अगर हम उनसे खेलते थे तो उन लोग बोलते थे कि आप हार जाओगे अगर मेरे साथ होएगा तो। अच्छा, उस तरह बोलते थे, मॉरल डाउन कर देते थे जी, आपका? वो डाउन कर देते। तो मेरा भी जो है नर्वस हो जाता था, मैं खेलने जाता था तो हारूंगा कि जीतूंगा। और साथ ही साथ मैंने भुवनेश्वर में खेला था। भुवनेश्वर में जो है वहाँ पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने वहाँ पे बहुत
क्यों वहाँ के बच्चों ने ऐसा कुछ आपका मॉरल डाउन नहीं किया? नहीं, उस तरह कुछ नहीं किया, लेकिन वे जो है मेरे रूम में आके खेलते थे और बताते थे कि ये अच्छा ओपनिंग है, ये एनालाइज करते थे हम। कुछ भी गेम अगर ख़त्म होता था तो उसी गेम का एनालाइज करते थे। और मेरे दोस्त लोग जितने भी थे वहाँ पे, तो उन लोग बताते थे कि आप कहाँ मिस्टेक करे हैं, और उन लोग बताते थे कि नेक्स्ट टाइम आप इस मिस्टेक को सुधार लीजिए, तो उस तरह बोलते थे। चलिए, हार जीत तो लगी रहती है। अगर आप जीतते हैं तो एक बात है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो किसी भी चीज़ से आप सीख लेते हैं। अगर आप कहीं पर हारे भी होंगे तो आपने उस जगह से सीख ली होगी ना कि ये गलती मुझे आगे नहीं करनी है। अच्छा यशवंत, इसके अलावा क्या हॉबीज़ रखते हैं आप? मैं इसके अलावा रीडिंग बुक्स और रीडिंग कॉमिक्स एंड वॉचिंग टेलीविज़न। अच्छा यशवंत, इस खेल के लिए आपको किसने प्रेरणा दी? कौन कौन सपोर्ट में रहा? सबसे पहले तो मेरे मम्मी ने मुझे सबसे ज़्यादा एनकरेज किया, और मेरे मम्मी ने ही मुझे चेस सेंटर में ज्वाइन किया, और मेरे मम्मी ने ही मुझे इस खेल में आगे बढ़ाया कि आप खेलो इस खेल को और आप आगे बढ़ो। और साथ ही साथ मेरे पापा ने भी मुझे, मैं अगर कहीं भी बाहर जाता था तो यहाँ से सेलेक्ट होकर, तो मेरे पापा जो है मुझे लेके जाते थे यहाँ से खेलने के लिए बाहर स्टेट। और मेरे मामा ने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। मेरे मामा जो है हर टाइम मुझे कॉल करते थे, पूछते थे कि कैसा क्या हुआ है मैच, और एनकरेज करते थे कि नेक्स्ट गेम आप अच्छे से खेलिए और बहुत कुछ कहकर। और साथ ही साथ मैंने अपना चेस स्टार्ट किया था जंगली घाट में। वहाँ पे मुझे सुधा मैडम सिखाती थी। सुधा मैडम बहुत अच्छा सिखाया करती थी। और मैंने तमैया भैया के पास भी सीखा था थोड़े दिन। और साथ ही साथ नीलय सर है। नीलय सर जो है अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। तो नीलय सर जो है हमारा, अगर हम कहीं भी जाके सेलेक्ट होकर बाहर जाते थे खेलने के लिए, तो नीलय सर हमेशा हमारा सपोर्ट करते थे और केयर रखते थे कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और कितने पॉइंट्स है, और रिज़ल्ट पूछते थे। और हमेशा हमें कहते थे कि अच्छे से खेलना, हमेशा हमें एनकरेज करते थे और मोटिवेट करते थे। और मेरे पापा का एक दोस्त है रामाराव अंकल, वो अंकल भी मेरे से कभी कभी खेलते थे। और मेरे पापा के और एक दोस्त है उदय अंकल। उदय अंकल ने भी मुझे इस फिडे ऑनलाइन एरिना जो वेबसाइट है उसमें रजिस्टर करने में थोड़ा मदद किया था। कैसे करते हैं उसमें मदद किया था। और हमारा एक बोरवा विलेजर्स के एक वेलफेयर संगम है, विलेज है वो, उसमें जो है एक संगम है, वो भी मुझे 2 बार सम्मान करे हैं। अच्छा। और अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो है, जितने भी प्लेयर्स हैं अंडमान में, सबको बहुत एनकरेज करते हैं। और नीलय सर जो है, स्पेशली नीलय सर हमेशा सबको एनकरेज करते हैं जितने भी है ओल्ड प्लेयर्स। और थैंक्स टू नीलय सर के वजह से ही जितने भी प्लेयर्स हैं आगे बढ़ पाए हैं। जब आप इस गेम को खेलते हैं तो ये ज़रूरी होता है पता करना कि आपके सामने वाला क्या चाल चलेगा आगे, है ना, तभी हम जीत सकते हैं। तो जब आप बैठते हैं खेलने के लिए सामने वाले प्लेयर के साथ, तो कैसे पता करते हैं कि अगला वाला ये चाल खेलेगा और मुझे आगे ये चाल खेलनी है? तो जब मैं खेलता हूँ तो मुझे पूरे बोर्ड में जो है कंसंट्रेशन रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सा मूव खेलने से अच्छा है। पूरा बोर्ड को एनालाइज करना चाहिए हमें। एनालाइज करने से जो है हमें यह पता चलता है कि ये बोर्ड में कौन कौन सा ऐसा मूव है जिसे हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है इस मूव से। और हमें अपोनेंट का मूव भी देखना चाहिए, वो क्या खेलेगा। और हमें मूव में मोर देन बहुत सारे मूव्स रहता है, तो सारे मूव्स को हमें कैलकुलेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि अपोनेंट नेक्स्ट क्या खेलेगा। हम अगर मैं ये खेलूँगा तो अपोनेंट इसके बदले क्या खेलेगा, वो सब देखना पड़ता है हमें। और एनालाइजिंग करना चाहिए और साथ ही साथ हमें पजल्स भी सॉल्व करना चाहिए। पजल सॉल्व करने से जो है हमारा थिंकिंग पावर और कैलकुलेशन लेवल जो है बढ़ता है। अभी तक जितने भी टूर्नामेंट आपने खेले हैं, किस लेवल तक खेला है आपने और आगे किस लेवल तक जाने का इरादा है? मैंने अभी तक स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक खेला है। और मुझे यहाँ मानना है कि नेशनल लेवल में जीतने के बाद मुझे एशियन, फिर एशियन से इंटरनेशनल लेवल में खेलना है मुझे। अभी तो मैंने नेशनल तक ही किया है, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा एशियन इंटरनेशनल तक जाने का ट्राई करूँगा। अच्छा, तो जब आप एक टूर्नामेंट में जाते हैं तो क्या ज़रूरी रहती है बातें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि अब हम टूर्नामेंट में जा रहे हैं? कितनी तैयारी करते हैं आप? अगर मुझे यह पता रहता है कि मैं टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ तो मैं
एक महीने पहले से जो है मैं अपना प्रैक्टिस के जो टाइमिंग है उसे मैं बढ़ा देता हूँ, 1 to 2 आवर्स तक बढ़ा देता हूँ। और तो मैं मोस्टली पजल्स ही सॉल्व करता हूँ, पजल्स और एंड गेम जो है प्रैक्टिस करना होता है, और ओपनिंग भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमें जो है एक ओपनिंग बना के रखना चाहिए कि हम इस टूर्नामेंट में क्या ओपनिंग खेलेंगे, और मिडिल गेम भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमें मिडिल गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और एंड गेम भी हमें साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और एंड गेम के जितने भी पजल्स हैं, जैसे एंड गेम में भी बहुत सारे पजल्स रहता है, रुक एंड गेम, क्वीन एंड गेम, बिशप एंड गेम, पॉन एंड गेम जैसे। और मिडिल गेम में भी फॉर्क, डिस्कवर्ड अटैक और स्कीवर जैसे बहुत सारे रहते हैं। तो वो सब के जो है हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो सब देखना पड़ता है कि हमें जो है बोर्ड पुट करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर हम कुछ भी पजल्स जो है लैपटॉप या फ़ोन में अगर देखते हैं तो हमें बोर्ड निकाल कर बोर्ड में हमें पुट करके देखना पड़ता है कि इसमें क्या मूव अच्छा रहेगा और क्या खेलने से हमें अच्छा रहेगा, और हमें राइट मूव करना चाहिए। एक दिन में 30 पजल्स हमें करना चाहिए टूर्नामेंट के पहले, 1 महीने तक पहले। अच्छा, तो ये जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो इसका पता आपको कैसे चलता है कि यहाँ पर जाने के लिए ये तैयारी करनी होगी? कहाँ से पता करें, या अगर कोई बच्चा जाना चाहता है किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए तो कैसे पता चलेगा इसका? न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं, अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के द्वारा डाला जाता है न्यूज़पेपर पे। तो उस न्यूज़पेपर में देख के हम इस टूर्नामेंट तक हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन टूर्नामेंट होता है, और यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ से हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमें टूर्नामेंट होता है, अंडर 15, अंडर 9, अंडर 11 जैसे। अच्छा, अब बताइए कि एक सक्सेस प्लेयर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है एक चेस प्लेयर के लिए? सक्सेस प्लेयर बनने के लिए जो है हमें 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस करना चाहिए एक दिन में, और हमें ओपनिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, और हमें एक लाइन देख के रखना चाहिए कि हम क्या खेलेंगे वाइट से और ब्लैक से। और हमें जितने भी ओपनिंग में जितने भी वेरिएशंस है, सारे वेरिएशन को हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए कोई भी टूर्नामेंट अगर हम खेलते हैं तो। और पजल्स भी ज़रूरी है, और मिडिल गेम, एंड गेम भी हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और मिडिल गेम भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसे जो है अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो अगर हम कोई भी अगर बाहर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हमें अगर टफ अपोनेंट मिलता है तो भी हम उससे स्टेबल करके रख सकते हैं, और अच्छे से खेलेंगे तो जीत भी सकते हैं हम। अच्छा, इसमें कुछ स्कोरिंग की चीज़ें होती हैं या रेटिंग का ही सिस्टम होता है चेस प्लेयर में? इसमें रेटिंग सिस्टम भी होता है और स्कोरिंग सिस्टम भी होता है। अगर जिसका भी रेटिंग अगर नहीं होता है तो उसे एटलीस्ट 5 गेम्स रेटेड के अगेंस्ट खेलना चाहिए। अपने लेवल को अगर बढ़ाना है, अपने आप को अगर ऊपर करना है, रेटिंग तो आपने बताया कि किसी टाइटल को लेना है तो वो आपको अपनी रेटिंग ऊपर करनी होती है ना? तो स्कोरिंग जो है वो कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है? स्कोरिंग जो है हमें अगर हम टॉप 20 आते हैं तो हमें प्राइजेस मिलता है, और रेटिंग सिस्टम जो है नॉर्मली चलता है जैसे रैंक के हिसाब से। जिसका भी 2200 प्लस रेटिंग है तो उसे सबसे ऊपर रखेंगे। रेटिंग के हिसाब से सबको स्कोरिंग डाला जाता है, और फाइनल रैंकिंग जो है पॉइंट्स के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, तो यशवंत आप कार्यक्रम में आए और हम चाहेंगे आप ऐसे ही खेलें और जीतें और आगे चलकर द्वीपों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दर्शकों, ये थे वी यशवंत जिन्होंने हाल ही में AFM टाइटल जीता, और जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं वो अब शायद इनसे प्रेरणा लेकर आगे इस खेल में रुचि रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।